तो आज हम लोग जो चैप्टर सीखेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बजटिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया है ना? बजट किए थे ना फोर्थ सेम में। तो बजट मतलब होता है एस्टिमेट। तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर का नाम लिख लो, कैपिटल बजटिंग। इसका दूसरा नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? तो बजटिंग ऑफ क्या चीज का बजट कर रहे हैं? कैपिटल बजटिंग, दैट इज बजटिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? तो बजटिंग या estimation of profitability in long term investments। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसमें हम लोग एस्टिमेट करेंगे इन्वेस्टमेंट हमको प्रॉफिट देके जाएगा या नहीं। ये सारा डिसीजन हम लोग लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो रहा है? तो इसमें जो फैक्टर मेनली इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बोलो, एक बिजनेस हम अगर आज स्टार्ट किए तो उसमें बिजनेस में कैपिटल लेके आएंगे। मान लो 20 लाख देके हम बिजनेस शुरू किए, तो कैपिटल कितना लेके आए? अरे 20 लाख से बिजनेस शुरू करेंगे तो कैपिटल कितना लेके आए? 20 लाख। 20 लाख पूरा इन्वेस्ट तो करेंगे ना, लगाएंगे अपना बिजनेस में। तो बिजनेस में कहाँ कहाँ लगेगा? सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स में लगेगा। फिक्स्ड असेट्स मतलब बिल्डिंग खरीदेंगे तो इसमें लगेगा। फर्नीचर, मशीनरी, ये सब में लगाएंगे। लेकिन वो एक बार लगेगा क्या? ईच एंड एवरी टाइम ईयर आफ्टर ईयर लगाते जाएंगे? नहीं, वन टाइम लगेगा ना। लेकिन बेनिफिट कितना देगा? लॉन्ग टर्म। एक बार इन्वेस्ट करोगे, बेनिफिट क्या देगा? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। अब डिसीजन क्या चीज लेंगे इसमें? मतलब मेरे पास 3 मशीन का ऑफर आया, मशीन एक खरीदना है हमको। मतलब हम यहाँ यही काम के लिए प्रिंटिंग का एक मशीन खरीदना चाहते हैं। बाहर में आउटसाइड प्रिंटिंग कराते हैं, बहुत खर्चा लगता है, तो सोचे एक प्रिंटिंग मशीन खरीद लेते। तो प्रिंटिंग मशीन का 3 ऑफर आया। एक ऑफर आया, उसका दाम बहुत ज्यादा है, 10 लाख। लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली सिर्फ आप सेट कर दोगे कितना क्वांटिटी, बाइंडिंग से लेके एवरीथिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, पेज वाइज सब कुछ करके एकदम बुक रेडी करके दे देगा। दूसरा है मैनुअली सब प्रिंट करेंगे अलग अलग। इसके बाद मैनुअली बाइंडिंग करेंगे, तो इस तरह टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो 3 मशीन है, एक मशीन ऑटोमेटिक मशीन, एक मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन और एक मैनुअल मशीन। तो कौन सा मशीन खरीदना चाहिए? ऑटोमेटिक ना। अरे बजट इसीलिए करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन खरीद तो लेंगे, लेकिन मेरा डिमांड कितना है? डेली कितना क्वांटिटी का प्रिंट होता है? 1000 पेजेस प्रिंट होता है। और ऑटोमेटिक मशीन में तो 1 घंटा में 1000 से ज्यादा प्रिंट कर देता है। तो ऑटोमेटिक मशीन खरीद करके तो आइडल रहेगा मेरा। 1000 प्रिंट 1 घंटा में कर लेंगे, बाकी 8 घंटा फ्री, ऐसे तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा मेरा। तो अपना कैपेसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो ये सब बहुत कुछ फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड करेगा हम कौन सा मशीन में इन्वेस्ट करेंगे। यही डिसीजन लेना सीखेंगे इसमें, ठीक है ना? अगेन एक न्यू एक सेंटर हम खोलना चाहते हैं। एक ऑलरेडी सेंटर था, एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो अगर एक्सपेंड करने जाएंगे वहां भी तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ना। तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो सेंटर खोलना ठीक रहेगा या नहीं? वो सेंटर मान लो आगे 5-6 साल कंटिन्यू करेंगे तो उससे पैसा रिकवर हो जाएगा या नहीं? ये सारा डिसीजन लेना होगा। तो इस तरह बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लोगे, उसके लिए क्या करोगे? कैपिटल बजटिंग करोगे, ठीक है ना? यस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो रहा है? एक
इन्वेस्टमेंट इन पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है ना। सेकंड, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस को हम खरीद रहे हैं, क्या बिजनेस को खरीद रहे हैं काल बेचने के लिए? अरे एक बिजनेस को डेली बाई सेल करते रहते क्या? नहीं, एक बार खरीदे तो लॉन्ग टर्म रखेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसमें। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी है, ऑलरेडी मेरे पास एक प्लांट, उसका कैपेसिटी कम है, हम सोचे उसको रिप्लेस करके मतलब अपग्रेडेड एक न्यू प्लांट लगा देते, उसमें क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। एंड फोर्थ, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स। ये पुराना बेच के न्यू खरीद ले या पुराना से ही कंटिन्यू करे, ये डिसीजन, ठीक है। पुराना मशीन में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसी को कंटिन्यू रखे या उसके बदले में न्यू खरीद ले, तो ये आपका रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। ये सारा डिसीजन लिया जाता है, किससे लिया जाएगा? कैपिटल बजटिंग से। ओके, नाउ तो कैपिटल बजटिंग हो गया लॉन्ग टर्म, और ईयर आफ्टर ईयर कमिंग फ्यूचर पीरियड में, ईयर आफ्टर ईयर लॉन्ग पीरियड आपको इससे बेनिफिट देखना होगा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी होगा या लॉस होगा, ये देखोगे। और इसमें डिसीजन लेंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे? अब लिखो मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, मेथड्स फॉर टेकिंग डिसीजंस, मेथड्स फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम जो डिसीजन लेंगे इसके लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड, और दो के अंदर बहुत सारे हैं। एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल का एक और नाम है, ट्रेडिशनली जो डिसीजन लेते थे वो एक हो गया, और आजकल जो अप्रोच फॉलो होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल का नाम है, सॉरी, ट्रेडिशनल का नाम है, लिखो, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। ट्रेडिशनल का दूसरा नाम है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और मॉडर्न का नाम है डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, तो इसमें दो है, एक हो गया आपका नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, और दूसरा क्या हो गया आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक। ओके सर, नॉन डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग क्या होता है वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। अब ट्रेडिशनल के अंदर दो है, ट्रेडिशनल में टू डिफरेंट वे से हम लोग डिसीजन लेते हैं। एक लिखो पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। ट्रेडिशनल में एक का नाम क्या हो गया, पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रिटर्न मेथड। ट्रेडिशनली टू डिफरेंट टेक्निक्स, दो में से कोई भी एक टेक्निक से हम लोग क्या करते, डिसीजन लेते। एक का नाम क्या हो गया आपका पे बैक पीरियड मेथड, दूसरा क्या
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दोनों मेथड का आइडिया देते। पेबैक पीरियड क्या बोलते हैं? मैंने एक अभी मशीन खरीदे, उसका दाम है 10 लाख। एक मशीन खरीदे, उसका दाम कितना? 10 लाख। और जहां से खरीदे जिस कंपनी से, वो कंपनी हमको बोला देखिए ये मशीन है ना आपका 10 साल चलेगा। कितना ईयर्स लाइफ? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स इसका लाइफ है। तो आगे एक बार खरीद लेंगे, कितना साल यूज करेंगे? 10 ईयर्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अरे ठीक है खरीद तो लेते, 2 महीना बाद देखे ठीक से नहीं चल रहे, उसको बेच कर न्यू फिर लगा देंगे। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तो आपका ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बेचने जाओगे कोई उतना में खरीदेगा नहीं, अब न्यू खरीदने जाओगे तो कॉस्ट और बढ़ जाएगा ना। तो एक बार डिसीजन ले लिए, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम यही है। एक बार खरीद लिए ना, इसके बाद तो नहीं बोल सकते अरे नहीं नहीं आपका मैसेज नहीं, वो दूसरा बोला था हमको वही अच्छा है, आप रख लीजिए हम दूसरा लेंगे। कोई ऐसे करेगा? 10 साल लाइफ है, 2 साल यूज कर लिए, इसके बाद लगा नहीं इससे तो बढ़िया था दूसरा मशीन खरीदना। तो एक बार आप डिसीजन ले लिए, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म ही आपको बेनिफिट लेना होगा। तो ये मशीन से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, अरे प्रोडक्शन तो करेंगे ना, और प्रोडक्शन करके उसको बेचेंगे, तो ईच एंड एवरी ईयर हमको कैश कुछ इनफ्लो देके जाएगा। और 10 लाख मैंने लगाए थे, आउटफ्लो हुआ था, आज चला गया था ना, तो मैंने लगाए थे तो कैश आउटफ्लो हो गया था। इससे आगे जो भी प्रोडक्शन करेंगे उससे कैश प्रॉफिट कुछ देके जाएगा ना। हम लोग देखेंगे कैश प्रॉफिट, कैश कितना दे रहे हैं। कैश प्रॉफिट ईच एंड एवरी ईयर एवरेज बेसिस कितना देता है? 2 लाख करके हमको देता है ईच एंड एवरी ईयर कैश प्रॉफिट। इससे जो भी प्रोडक्शन करते उसको बेचते, कैश प्रॉफिट हमको कितना देता है? 2 लाख। तो बोलो तो एक एक साल 2 लाख करके दे रहे हैं, तो मेरा 10 लाख कितना दिन में वापस आ जाएगा? 5 साल में वापस आ जाएगा ना। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना दिन में पे बैक किया? 5 ईयर्स। तो पे बैक पीरियड मिल गया, कितना है? 5 ईयर्स। अब बोलो इसका लाइफ कितना बोला था? 10 साल। 5 साल में जब पूरा पैसा आ गया, आगे 5 साल तो मेरा प्रॉफिट ही है, पूरा इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न आ गया ना। इसके बाद जितना भी आएगा वो मेरा प्रॉफिट ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? करना तो चाहिए। अगर लाइफ आया 10 ईयर्स और मेरा पैसा पे बैक करते हैं 9 साल में, तो लाइफ 10 ईयर्स, कितना दिन में पे बैक कर रहे हैं? 9 साल में। तो एक ही साल का प्रॉफिट रहेगा ना, तो श्योर ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं अर्न कर पाओगे, तो रिस्की हो जाएगा। जितना अर्ली पे बैक करेगा ना उतना ही वो क्या होगा? अच्छा होगा। और जितना लेट पे बैक करेगा उतना अच्छा तो नहीं होगा ना। अब 3 मशीन का ऑफर आया, तीनों से पे बैक फाइंड किए, और देखिए मशीन ए वो 5 साल में पे बैक करता है, मशीन बी 8 साल में पे बैक करता है, मशीन सी 10 साल में पे बैक करता है। तो किसमें इन्वेस्ट करोगे? जो 5 साल में पे बैक किया। तो एक कंसेप्ट हो गया कि पे बैक कितना दिन में हो रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लो। क्लियर है ना? तो फर्स्ट मेथड इसी को बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? बोलो बोलो क्या नाम हो गया? पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक क्या बता रहे हैं? कितना दिन में आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट वो आपको रिटर्न मिल जाता है, कितना साल में रिटर्न मिल जाता है, दैट पीरियड इक्वल टू, बोलो क्या बोलोगे? पे बैक पीरियड। क्लियर है ना? तो एक एक तरीका है, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो मैंने इस मशीन में लगाए, कितना दिन में पे बैक नहीं देख रहे हैं, परसेंटेज बेसिस देखेंगे, प्रॉफिट का जो अर्न करते वो कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करते इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख लगा, मान लो 10 लाख एवरेज, और हम अर्न करते ईच एंड एवरी ईयर कितना एवरेज? 2 लाख। तो 2 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। 2 लाख बाई 10 में 20% आता है। तो एक मशीन हमको रिटर्न देता है कितना परसेंट? 20%। दूसरा मशीन रिटर्न देता है 25%, और थर्ड मशीन देता है कितना? 10%। अब बोलो कौन सा मशीन में लगाएंगे जिसमें ज्यादा रिटर्न आएगा? तो रिटर्न रेट जिसमें ग्रेटर होगा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक और वे हो गया ना, एक तो पे बैक देख रहे थे, दूसरा क्या देख रहे? रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हैं। तो दोनों में ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ट्रेडिशनली हो रहे। बोलो इज इट क्लियर? ओके। अब आ जाते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। सॉरी, पहले नॉन डिस्काउंटिंग था, ट्रेडिशनल था, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बोल रहे नहीं, ये ट्रेडिशनल फॉलो करोगे नहीं, आप ऑलवेज फॉलो करोगे डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो फिर डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होता है? उससे पहले इसमें कितना सारे मेथड चलता है, लिखो। ए, अंडर डिस्काउंटिंग टेक्निक फर्स्ट मेथड,
डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, क्या नाम हो गया इसमें? पहले नॉर्मल पेबैक था ना, ट्रेडिशनल, इसमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सेकंड, एनपीवी मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। क्वेश्चन आपको इससे तो मिलेगा ही मिलेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। थर्ड, पीआई मेथड, और एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पीआई शॉर्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसे सभी मेथड डिस्काउंट का इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में ना मॉडर्न अप्रोच सभी मेथड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डी, और श्योर कलकत्ता यूनिवर्सिटी गए थे रिजल्ट लाने। अरे तुम गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी रिजल्ट लाने, इसीलिए लेट हो गया। ओ, डी, एक था डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, सेकंड क्या बोले? एनपीबी मेथड, थर्ड पीआई मेथड, आईआरआर मेथड। दूसरा नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शॉर्ट में आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नेक्स्ट, मॉडिफाइड एनपीवी मेथड, या इसको और एक नाम से भी जानते हैं, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू मेथड, मॉडिफाइड एनपीवी या टर्मिनल वैल्यू मेथड। ओके, तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में कितना सारे मेथड हो गया? 5 है ना, 5 मेथड्स डिस्काउंटिंग टेक्निक में है। और नॉन डिस्काउंटिंग में कितना मेथड? 2 डिफरेंट मेथड। आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिशनल का दोनों सीखेंगे, ठीक है। और जो डिस्काउंटिंग है वो बहुत लेंथी है, इसमें ऑब्वियसली इतना सारे मेथड है और उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा बहुत कुछ सीखना होगा, ठीक है। यस, स्टार्ट करें। अब लिखो फॉर्मूला, अब लिखो फॉर्मूला फॉर ट्रेडिशनल मेथड, फॉर्मूला फॉर ट्रेडिशनल मेथड। फॉर ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल में फर्स्ट मेथड का नाम क्या था बोलो? देखो, पे बैक पीरियड इक्वल टू, पे बैक पीरियड इक्वल टू, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियली मेरा इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो कितना हुआ था, इन्वेस्ट किए थे ना, आउटफ्लो, डिवाइड बाय CFAT पर annum। CFAT फुल फॉर्म होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, नीचे हम डिटेल्स बताएंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब यहां से इस इन्वेस्टमेंट से हर साल हमको एनुअली कितना कैश इनफ्लो देगा, इनफ्लो
इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था, आउटफ्लो, और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब इनफ्लो। ईच एंड एवरी ईयर कितना इनफ्लो हमको दे रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए थे, 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, एनुअली कैश फ्लो कितना दे रहा था, 2 लाख, तो 10 से 2 डिवाइड किए थे ना, 5 साल आ गया था। तो एक कैश फ्लो आप फाइंड करोगे, ईच एंड एवरी ईयर कैश प्रॉफिट कितना आ रहा है देखोगे, कैश प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है ना। वो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या मिलेगा, पे बैक पीरियड। बट ये तभी अप्लाई करोगे, ये तभी अप्लाई करोगे इफ CFAT इज कांस्टेंट। मतलब ईच एंड एवरी ईयर जो CFAT आ रहा है ना, कैश फ्लो, वो कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल में 2 लाख लिए थे, हर साल 2 लाख आ रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हो। अगर ईच एंड एवरी ईयर हमको 2 लाख करके कैश प्रॉफिट दे रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, एक मशीन इंस्टॉल किए, हर साल हमको 2 लाख ही प्रॉफिट देगा, चेंज होते रहेगा ना। कभी डिमांड ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेल करे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, कभी कम तो कम आएगा। और जैसे मशीन का लाइफ को कम होते जाएगा, नियरेस्ट टू मतलब स्क्रैप, उस टाइम तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लाइफ कम हो गया ना, प्रोडक्शन कम होगा तो उतना तो कैश फ्लो दे ही नहीं सकता है, ऑब्वियसली वैरी करता है। तो वैरी करेगा तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे, वैरी करेगा तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट अगर कांस्टेंट दे रहे हैं तो इस केस में क्या अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर है बोलो। तो CFAT कांस्टेंट तो इसमें अप्लाई करोगे, बट CFAT वैरी करने से कैसे करोगे, लिखो, इफ CFAT वैरीज, इफ CFAT वैरीज, अगर वैरी करेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अगर वैरी करता है, तो वैरी करने से फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आएगा, मतलब कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा। कैसे करेंगे, देखो, फर्स्ट स्टेप फाइंड करोगे एक्सपेक्टेड CFAT फॉर ईच ईयर ओवर द लाइफ। अगर लाइफ 5 ईयर्स, तो आगे 5 ईयर्स में हर साल कितना CFAT आएगा वो फाइंड करोगे। ईच एंड एवरी ईयर चेंज हो रहा है ना, तो हर साल आपको सेपरेटली करना होगा, फर्स्ट ईयर कितना आया, सेकेंड ईयर कितना, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर लाइफ 10 ईयर्स तो 10 ईयर्स का ही फाइंड करना होगा। ओके, लाइफ 5 ईयर्स तो 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स तो 3 ईयर्स का CFAT करोगे। सेकेंड, अगेन कंस्ट्रक्ट ए क्यूमुलेटिव CFAT टेबल। अब फिर क्यूमुलेटिव CFAT करोगे, CFAT का क्यूमुलेटिव फर्स्ट से याद करो, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड किए थे ना, मीडियन किए थे, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे थे ना, कैसे कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी जोड़ते जा रहे थे, तो क्यूमुलेटिव करोगे इसमें। लेकिन अप्लाई करोगे, फाइनली अप्लाई करोगे, इसमें ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं, हम एकदम सीखेंगे कैसे आता है वो फॉर्मूला, वही सीख रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करोगे, वो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट इसमें वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता रहा हूं। अप्लाई करोगे सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सिंपल इंटरपोलेशन, सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड पेबैक पीरियड। अप्लाई करोगे सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड पेबैक पीरियड। ओके, अगेन इंटरपोलेशन किए थे कभी, स्टैटिस्टिक्स में किए थे, अरे इंटरपोलेशन किए थे या नहीं, नहीं किया आप लोग, नहीं किए इंटरपोलेशन। हाँ बस यही बोलो ना, हम लोग इतना मेमोरी शार्प है ना, इतना मेमोरी शार्प है। ओके,
खैर अप्लाई करोगे सिंपल इंटरपोलेशन, उसमें ना न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, लैग्रेंज फॉर्मूला, ये सब था। सर भूल जाइए ना, वो सब छोड़ दीजिए, एकदम सिंपल है, इसीलिए सिंपल नाम है। क्या फॉर्मूला देखो कहां अप्लाई होता समझते, सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला समझे रहो। एक वेरिएबल से एक्स, दूसरा वेरिएबल क्या वाई, लेकिन एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है दूसरे नहीं। इसमें मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, कोई भी एक हो सकता है। एक सीरीज है, दो वेरिएबल्स है, इसमें से एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है। एक सीरीज है एक्स, इसमें वैल्यू पहले x0 है, फिर x1, x2, x3, इस तरह सीरीज दे दिए। रिलेटेड वाई सीरीज है, x0 के अगेंस्ट में y0 दे दिए, इसमें y1 दे दिए, y2, y3 एंड सो ऑन, सीरीज कितना भी बड़ा हो सकता है। इस तरह एक सीरीज है। मान लो एक सीरीज ऐसा है, एक सीरीज मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक सीरीज क्या है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और वाई सीरीज तो इसके कारण सेल्स कितना होता है। बोलो एडवर्टाइजमेंट खर्चा बढ़ाएंगे सेल्स बढ़ेगा या नहीं, नहीं भी बढ़ सकता, लेकिन एक रिलेशन है, बढ़ सकता है ना। जितना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे उतना सेल्स तो बढ़ेगा ना। तो एडवर्टाइज मतलब सेल्स डिपेंड करता है किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे। क्या भाई एडवर्टाइजमेंट सेल्स पे डिपेंड करता है, नहीं, सेल्स डिपेंड करता है किस पे, एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक डिपेंडेंट और एक क्या है इंडिपेंडेंट ना। अब मान लो इस तरह मेरा एडवर्टाइजमेंट था, पहले 10,000 रुपया खर्चा किए थे, उसमें सेल्स आया कितना 50,000। जब सेल्स किए थे कितना 10,000, सॉरी एडवर्टाइजमेंट किए थे कितना 10,000, सेल्स कितना आया था 50,000। अब मैंने एडवर्टाइजमेंट खर्चा बढ़ाए 15,000 किए, तो देखे 50 की जगह हो गया कितना 80। नेक्स्ट 20,000 किए, तो इसमें और बढ़ गया, कितना हो गया 100। फिर 25 एडवर्टाइजमेंट किए, तो इसमें आ गया 125। ओके, तो दो रिलेशन है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, अगर मेरा एडवर्टाइजमेंट इसमें इस बीच में 15-20 के बीच अगर 18 एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मेरा सेल्स क्या होना चाहिए, तो श्योर इसके बीच आएगा, आएगा ना। एक्सपेंसेस क्या x1 x2, इस दोनों के बीच एक वैल्यू ले रहे हैं ना, तो इस इतना एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इधर एक्सपेंस मेरा सेल्स क्या आएगा ये फाइंड करो। तो फाइंड करेंगे सिंपल इंटरपोलेशन से। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर मेरा सेल्स इतना हमको चाहिए सेल्स, तो कितना एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ये भी तो कर सकते ना। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसको क्या बोलोगे, सिंपल इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन इसीलिए बोलते हैं इन बिटवीन आपसे कुछ पूछा जा रहा है, मतलब 10 से 25 इसके बीच कुछ खर्चा हो रहा है, उसके लिए क्या सेल्स होगा ये पूछ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलोगे इंटरपोलेशन। अगर आपसे पूछते हैं अच्छा हम अगर 43,000 एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या मेरा सेल्स होगा, तो इन रेंज के बिटवीन है या बाहर, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। उसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। बट यहां क्या अप्लाई कर रहे हैं इंटरपोलेशन। यहां क्यों होगा इंटरपोलेशन, अगर मेरा लाइफ 10 ईयर्स है, एक एसेट्स का लाइफ कितना 10 ईयर्स, अगर वो पेबैक करता है 12 साल में, तो बाहर चला जाएगा ना, उसमें कभी हम इन्वेस्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, विद इन करेगा तभी ना इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए इंटर ही लगेगा, इंटरपोलेशन ही लगेगा इसमें। क्लियर है ना, यस। तो इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे और उससे पता कर लेंगे, क्या पता कर लेंगे, अरे बोलो क्या पता करेंगे, अगर ईयर्स तो ईयर्स पता करेंगे, खर्चा तो एक्सपेंसेस, इनकम तो इनकम, जो रिलेशन उसके हिसाब से फाइंड करोगे। अब आ जाओ फॉर्मूला लिखते, क्या फॉर्मूला है, हमको एक गिवन वैल्यू दिया जाएगा, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में, एक गिवन वैल्यू दे देगा ना। जैसे इसमें गिवन वैल्यू बोलो क्या दे दिए थे 18, उसके अगेंस्ट में क्या वैल्यू वाई आएगा यही तो फाइंड करना है। बोलो एक्स दे दिया वाई फाइंड करोगे, या वाई दे दिया एक्स फाइंड करोगे, यही तो करोगे। तो इसमें फॉर्मूला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ करेंगे। लेफ्ट हैंड में बोलो हमको गिवन वैल्यू क्या दिए, गिवन वैल्यू क्या दिए बोलो एक्स का 18, तो 18 लिखो, इससे माइनस करोगे अब वैल्यू, तो 18 से ऊपर क्या था, मतलब 15 था, तो माइनस क्या करोगे 15, डिवाइड करो आप, बिलो वैल्यू कितना 18 से बिलो क्या है 20,
इससे फिर अबव क्या वैल्यू है 15, मतलब 18 से अबव वैल्यू, 18 से अबव वैल्यू माइनस किए और बिलो से अबव माइनस किए, तो क्या किए 18 माइनस 15 डिवाइड बाई 20 माइनस 15 इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड हो गया। अब राइट हैंड में जाते, एक गिवन था उसके अगेंस्ट में y तो हमको फाइंड करना है ना, तो y लिख दो इधर, y फाइंड करना है। उससे अबव वैल्यू क्या था 80, उससे अबव वैल्यू क्या था बोलो 80, डिवाइड बाय उससे बिलो वैल्यू क्या था 100 और अबव वैल्यू क्या, दोनों तरफ सेम रूल फॉलो किए। समझ में आया? तो अब इसको सॉल्व करोगे, बोलो मिसिंग क्या है y, y मिल जाएगा ना, y दे दिया तो x मिल जाएगा, x दे दिया तो y मिल जाएगा। इस तरह मिसिंग जब फाइंड करते, इस फॉर्मूला लेके फाइंड करते, और इसी फॉर्मूला का नाम क्या है सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, राइट। और मीडियन जो फाइंड करते थे ना, मीडियन क्वार्टाइल करते थे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल ही तो मीडियन होता था। तो मीडियन फाइंड करने का, क्वार्टाइल फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला यही है इंटरपोलेशन, इसी से वो आता था। लेकिन उसमें फॉर्मूला आप लोग को सिखा दिए थे कि ये फॉलो करना हो जाएगा, बट वो सब डिराइव होता है इसी सिंपल इंटरपोलेशन से। ओके यस, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा, जो गिवन वैल्यू उससे अबव वैल्यू माइनस करोगे, क्या करोगे गिवन वैल्यू माइनस अबव वैल्यू डिवाइड बाय बिलो वैल्यू माइनस अबव वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड में भी सेम फॉलो करोगे, जो गिवन के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस अबव वैल्यू डिवाइड क्या करोगे बिलो वैल्यू माइनस अबव वैल्यू। और ये जब क्वेश्चन 2-3 करोगे ना अपने आप फ्रीक्वेंटली आते जाएगा, और इस फॉर्मूला से क्या फाइंड कर लोगे, जो मिसिंग है वो आपका फाइंड हो जाएगा। बोलो ये क्लियर है या नहीं? अब इसको करने के बाद ना डायरेक्ट हम फॉर्मूला देंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला दे देंगे, बट यही फॉर्मूला से ही आता है, ठीक है ना। यस, हम आप एग्जाम्पल लेते, बट हाँ एग्जाम्पल से पहले अब देखना कि CFAT कैसे करोगे, हाउ टू कैलकुलेट CFAT। देखो कैलकुलेशन ऑफ CFAT, कैलकुलेशन ऑफ CFAT। अगर 5 ईयर्स तो 5 कॉलम कर लोगे, ठीक है ना, 5 ईयर्स तो 5 कॉलम्स कर लोगे और ईच एंड एवरी ईयर करोगे। बट हम एक ही कैलकुलेशन का फॉर्मेट सीख रहे, कॉन्सेप्ट सीख रहे। किसी ईयर का फाइंड करना CFAT, तो आइदर सेल्स लिखोगे या इनकम लिखोगे, इससे सेल हो या इनकम कुछ भी अर्न कर रहे हैं वो लिख लोगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में आ जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से मार्जिनल कॉस्ट या लिवरेज, सेल से क्या माइनस कर रहे थे, अरे सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे ना, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशन। सेल से वेरिएबल लेस कर दोगे, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते थे फिक्स कॉस्ट। लेकिन जब लिवरेज कर रहे थे, ऑपरेटिंग फिनेंशियल अलग अलग देख रहे थे, इसमें सारा फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे। लेस क्या करोगे, नहीं नहीं ऑपरेटिंग लिखना है इसमें, इसमें से फिक्स कॉस्ट लिखोगे, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। बट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड करके लेस करोगे। डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंसेस होता है, अरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है या नहीं, तो वो भी लेस कर देना। तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड इसमें तो अलग नहीं किया ना, सारा फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो फिर टैक्स लेस कर दोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या करोगे टैक्स लेस करोगे, लेस कर दोगे टैक्स सर्टेन परसेंटेज ऑफ PBT, और टैक्स लेस करने से क्या मिलेगा पैट, टैक्स लेस करके क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ओके ठीक है, यहां तक तो इजी है। अब कुछ ऐड करोगे, ऐड बैक करोगे, क्या ऐड करोगे नॉन कैश
एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस जनरली इसमें डेप्रीसिएशन, ये जो डेप्रीसिएशन, अब जो एसेट्स खरीदे उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे थे ना, डेप्रीसिएशन के लिए किसी को पैसा दे रहे थे क्या? अरे हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करते, उतना पैसा किसी को देते नहीं, वो तो मेरे पास ही रह जाता है। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस कर देना, सॉरी तो ऐड बैक कर लेना, वो भी तो आपके पास रहेगा ना, उसको क्या करोगे, ऐड बैक कर लोगे, और ये ऐड बैक करोगे तो आ जाएगा कैश प्रॉफिट, इसको बोलते हैं CFAT या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या मिलेगा आपको? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT मिल जाएगा। तो आपको फाइंड करना होगा ईच एंड एवरी ईयर CFAT फाइंड कर लोगे तो पे बैक आ जाएगा। क्लियर है? बोलो सर। इसमें तो एक चीज हम लोग ऐसे तो कर सकते थे ना सर, डेप्रिसिएशन पहले माइनस किए फिर डेप्रिसिएशन को एड बैक कर लिए, तो उसको हटा दे तो उतना ही तो आ जाएगा ना। गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे तो टैक्स एक्स्ट्रा पे हो जाएगा, ना। तो पहले डेप्रिसिएशन तो लेस करोगे, इसके बाद क्या प्रॉपर टैक्स है वो देना है, और देने के बाद एड बैक क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे, और ऐड करोगे तो आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो मिल गया आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और अगर मिल जाएगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय CFAT क्या मिलेगा आपको? पेबैक पीरियड, है ना। और ईच एंड एवरी ईयर CFAT डिफर कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव करेंगे, फिर इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। ओके बोलो, समझ में आया? अब क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट स्टडी मेट से, क्वेश्चन डायरेक्ट स्टडी मेट से लेंगे। पीछे देखो ना स्विच, यस फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज 55, पेज 55 क्वेश्चन 1, पेज 55 क्वेश्चन 1। कितना है पेज आप लोग का? नया मैथ? अच्छा अच्छा, ये इसमें इसमें डिफरेंट है। आप लोग देख लो क्या पेज है आप लोग का। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट से डू इसमें वो, यस क्वेश्चन 1 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 1 में कुछ लिमिटेड था ना, वो डिलीट हो गया। वांट्स टू इंस्टॉल ए प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन का कॉस्ट कितना दिए? बोलो प्रिंटिंग मशीन का कॉस्ट कितना है? 4 लाख, एंड दिस इज टू बी यूज कमर्शियल पर्पस, और एस्टिमेटेड टू अर्न नेट अर्निंग ईच एंड एवरी ईयर कितना दे रहे हैं? 60,000। एंड ये आफ्टर टैक्स है ना? क्या बोला? सॉरी, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे? 12.5% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और टैक्स रेट कितना दिए? 50%। तो कंप्यूट द पेबैक पीरियड ऑफ द मशीन, आपको क्या फाइंड करना है? पेबैक पीरियड ऑफ द मशीन वी हैव टू फाइंड। तो नेट अर्निंग सिर्फ आफ्टर डेप्रिसिएशन ही तो दिया था ना, मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, बिफोर टैक्स तो उससे क्या लेस करोगे? टैक्स लेस करोगे तो पैट आ जाएगा, और पैट में क्या ऐड बैक करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लोगे, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे तो CFAT आएगा। ओके, अब इसमें बोलो पैट जो प्रॉफिट दे रहा था नेट इनकम, वो एनुअली 60,000 है, तो फिक्स दे दिए ना। ऐसे ऐसे कुछ बोले कि ये जो इसका लाइफ है हर साल इतना इतना डिफरेंट हो रहा है, नहीं, तो कांस्टेंट CFAT आएगा। अरे एनुअल आपका प्रॉफिट तो फिक्स दे दिए ना, तो CFAT क्या आएगा? कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन करते हैं CFAT।
और लास्ट में पूछा क्या इसमें, पे बैक पीरियड, तो लिखो एनुअल सीएफएटी, एनुअल सीएफएटी। बताओ नेट अर्निंग कितना दिया था आफ्टर डेप्रिसिएशन। अरे वो तो इन्वेस्टमेंट, वो नहीं, 60,000 है ना। तो लिखो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिप्रेशन तो चार्ज हो गया था, तो बिफोर टैक्स कितना का नेट प्रॉफिट दिए, 60,000 पर एनम। तो इससे लेस क्या करोगे, टैक्स लेस करोगे। टैक्स में बोलो रेट क्या दिए थे, 50%। तो 50% मतलब 30 पे करोगे, 30 पे किए तो पैट मिल गया आपको, कितना है पैट, 30,000। अब फिर इसमें एड बैक कर लोगे, क्या एड बैक करोगे, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एड बैक करोगे। और इसमें तो स्ट्रेट लाइन है ना, ऑलवेज फिक्स डेप्रीसिएशन ऐड करोगे। तो डेप्रीसिएशन रेट क्या दिए, तो कितना का एसेट्स खरीदे थे, 4 लाख है ना, और इसमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या दिए, मतलब 50,000 एड डेप्रीसिएशन ऐड कर लो, तो सीएफएटी या एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, एंड इट शुड बी 80,000। एनुअल कैश फ्लो कितना हो जाएगा बोलो, एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है, 80,000। क्लियर। देयरफॉर अब ये तो मिल गया एनुअल कैश फ्लो, ये तो कांस्टेंट है ना, 4 लाख पे कितना परसेंट, 12.5%। देयरफॉर पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड इक्वल टू, लिखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय सीएफएटी, कांस्टेंट सीएफएटी, तो डिवाइड करोगे आ जाएगा पे बैक। और इनिशियली इस मशीन में कितना लगाए थे, 4 लाख, 4 लाख का ही तो मशीन खरीदे थे ना। और ईच एंड एवरी मशीन आपको 80,000 करके कैश प्रॉफिट रिटर्न दे रहे हैं, तो कितना दिन में रिटर्न आ जाएगा, 5 ईयर्स। तो पे बैक पीरियड इसका आ गया, कितना मिला आपको, 5 ईयर्स। आगे डिसीजन कब लेंगे, अगर 2-3 मशीन दे रहे हैं ना, तभी ना डिसीजन का बात है, एक है तो ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, कौन सा मशीन में इन्वेस्ट करोगे जिसमें अर्लीस्ट पे बैक होगा, ऑलवेज किस में इन्वेस्ट करोगे। अगर 3-4 मशीन ऑल्टरनेटिव है तो किस में इन्वेस्ट करोगे, जिसमें अर्लीस्ट पे बैक। तो लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें लिख रहा हूं लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंपनी शुड इन्वेस्ट in assets where payback period is earliest, जहां पेबैक अर्लीस्ट हो रहे हैं उसी एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था एकदम। अब क्वेश्चन करेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो अब क्या दे रहे इस क्वेश्चन में। इसमें बहुत सारे मेथड से पूछा, क्वेश्चन 3 में देखो बहुत सारे मेथड से पूछा आपसे। लास्ट लाइन में आ जाओ, कंप्यूट द फॉलोइंग। एक फर्स्ट क्या पूछा, पे बैक, सेकेंड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फोर्थ एनपीवी, फिफ्थ ये बी दे रहा था, बी नहीं और डी ई हो जाएगा। देखो लास्ट दिया ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो इसमें डिस्काउंटिंग नॉन डिस्काउंटिंग सारा मेथड से पूछ लिया।
लेकिन अभी अभी हम लोग सिर्फ क्या सीखे, पे बैक। तो पे बैक फर्स्ट वन ही फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन का शुरू से पढ़ो। A company is considering an investment proposal to install a new milling machine। एक मिलिंग मशीन बाय करना चाहते हैं और इसके लिए कॉस्ट कितना लग रहा है, 50,000। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना ईयर्स, आगे 5 साल इस मशीन यूज करेंगे और देर इज नो सल्वेज वैल्यू, मतलब 5 साल बाद एज स्क्रैप बेचोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और टैक्स रेट कितना परसेंट, 35%। और डिप्रेशन क्या रेट से चार्ज हो रहा था, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट अमाउंट डिप्रेशन फिक्स्ड हो गया ना। And the same is allowed for tax purpose। Estimated cash flow before depreciation and tax दिया ना, तो कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो इसमें करना क्या होगा, पहले डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, इसके बाद टैक्स लेस करेंगे, फिर टैक्स को फिर डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे। इस इनकम स्टेटमेंट में आ जाओ। ये नेट, ये जो इनकम स्टेटमेंट बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और डिप्रिसिएशन लेस करके तो पीबीटी आया था ना। लेकिन इसमें सिर्फ डिप्रिसिएशन लेस नहीं किए थे, तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन था, उसमें डिप्रिसिएशन लेस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर टैक्स लेस कर दोगे तो पैट आ जाएगा, और पैट में डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर लोगे तो सीएफएटी आएगा। तो क्वेश्चन कहां से हो दे रहे, क्या दे रहे, उसके हिसाब से वो करना होगा। समझ में है ना। ओके, तो हम लोग एक टेबल करते हैं, उस टेबल से क्या पता करेंगे, बोलो उस टेबल से क्या फाइंड करेंगे, सीएफएटी फाइंड करेंगे। तो टेबल शोइंग CFAT and cumulative CFAT। Table showing CFAT and cumulative CFAT। इसका लाइव बोलो कितना ईयर्स दिया था, तो एक कॉलम ईयर्स, ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। PBDT मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्वेश्चन में क्या दे रहा था, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। CFBT दिया था ना, क्वेश्चन में CFBT दिया था। अब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स भी लिखोगे, एक ही बात है। तो कितना दिया बोलो, ईच एंड एवरी डिफरेंट दिया ना, ईच एंड एवरी डिफरेंट है। ओ था, फोर्थ का ना फिफ्थ में चला गया, इसमें थोड़ा सा ये हो गया। एनीवे, फर्स्ट ईयर में बोलो कितना दिए, फर्स्ट ईयर में कितना, 10,000। सेकेंड ईयर कितना, 10,690। थर्ड ईयर कितना, 12,769। फोर्थ ईयर 13,462। और लास्ट ईयर 20,385। ये था कैश फ्लो ईच एंड एवरी ईयर, बट ये था बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, राइट। नेक्स्ट एक नोट में करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना देख लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन है ना। नोट में दिखाओ डेप्रिसिएशन पर एनम, डेप्रिसिएशन पर एनम अंडर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। अब फाइंड करोगे हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फॉर्मूला ये था ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ करते थे, याद है। टोटल कॉस्ट माइनस उससे क्या करते थे, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड डिवाइड बाय लाइफ, तो डेप्रिसिएशन आता था। तो कॉस्ट इस मशीन का कितना दिया था, 50,000। देखो स्टार्टिंग में कॉस्ट कितना दिया है, और सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू तो नील दे दिए, और लाइफ कितना ईयर्स था, 5 ईयर्स। तो एनुअली स्ट्रेट लाइन कितना चार्ज करोगे, 10,000 पर एनम चार्ज करोगे। तो एनुअल डिप्रिसिएशन आपको मिल गया, कितना एनुअल डिप्रिसिएशन, 10,000 पर एनम। अब बोलो इच एंड एवरी ईयर 10,000 माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो एक नेक्स्ट कॉलम में लिखो PBT, जस्ट डिप्रिसिएशन माइनस करके लिखते जाओ, हर साल 10,000 माइनस करके लिखते जाओ, ठीक है। तो बोलो फर्स्ट ईयर 10,000 था,
उससे 10,000 ही माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? नील। सेकेंड ईयर 10,000 माइनस कर दो, 692। थर्ड ईयर भी माइनस कर दो, 2769। फोर्थ ईयर 3462। लास्ट ईयर 10385। तो ये आपको क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बोलो तो टैक्स कितना, ये जो बिफोर टैक्स है इस पर कितना परसेंट टैक्स देंगे? 35% देंगे ना। हम टैक्स कोला भी नहीं कर रहे। अगर 100 रुपया कमाए, 35 टैक्स दिए, तो आफ्टर टैक्स क्या होगा? 65। तो जो पीबीटी इसका 65% ही तो आएगा ना। तो लिख लो पैट, पैट इक्वल टू पीबीटी इंटू 0.65। 65% करोगे क्या आएगा? 0.65 ही तो हो जाएगा ना। अरे 65/100 क्या होता है? 0.65। अब कैलकुलेटर लो, 0.65 कांस्टेंट है ना सब में। 0.65 इंटू इंटू, अरे नील लिखना नहीं है, वो तो जीरो ही होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। 692 इक्वल कर दो, 500 हो रहे। 499 आ रहा था, 450, 450। अरे 99 के बाद भी तो 99 है। कितना रहे? 450। सेकेंड इक्वल कर दो, सेकेंड लिखो, इक्वल कर दो 0.65 इंटू इंटू, सेकेंड इक्वल करो, थर्ड इक्वल कर दो, सब इक्वल इक्वल करते जाओ, 2 और फोर्थ इक्वल कर दो। ओके, तो ईच एंड एवरी टैक्स रेट तो सेम है, तो टैक्स माइनस करके कितना इनकम आफ्टर टैक्स आ गया। क्लियर है ना। अब क्या करना है? पैट के साथ डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लोगे तो सीएफएटी आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलम लिखो सीएफएटी, सीएफएटी। अगेन सीएफएटी के लिए क्या करना होगा बोलो? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते जाओगे, और डेप्रिसिएशन तो 10,000 था, तो हर साल 10,000 फिर ऐड बैक कर लो, ईच एंड एवरी ईयर 10,000 ऐड कर लो। तो फर्स्ट ईयर में नील प्लस 10,000, 10,000, 10,450, 11,800, 12,250, 16,750। तो सीएफएटी ईच एंड एवरी ईयर आ गया ना। समझ में आया कैलकुलेशन? ईच एंड एवरी ईयर कैश फ्लो अलग है। अब बोलो ईच एंड एवरी ईयर डिफरेंट है ना, तो इसमें किसी कांस्टेंट होता तो डिवाइड कर देते, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते। अब क्यूमुलेटिव करेंगे। किसका क्यूमुलेटिव करेंगे? ये जो सीएफएटी है इसी का क्या करोगे? क्यूमुलेटिव सीएफएटी। नेक्स्ट लिखो क्यूमुलेटिव सीएफएटी। क्यूमुलेटिव सीएफएटी, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह सीएफएटी तो क्यूमुलेटिव सीएफएटी जोड़ते जाओगे ना। बोलो फर्स्ट कितना था? अब 10 के साथ 10,450 जोड़ लो, 20,450। फिर उसमें 11,800 ऐड करो, 32,250। उसमें फिर 12,250 जोड़ लो, 44,500। फिर उसमें 16,750 ऐड कर लो, 61,250। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कर लिए। अब एक क्यूमुलेटिव आपको क्या बता रहे हैं, एक क्यूमुलेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझते हैं। एक क्यूमुलेटिव आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये समझते हैं। बोलो सीएफएटी फर्स्ट ईयर कितना आया था? सीएफएटी फर्स्ट ईयर बोलो कितना आया था? अरे ओनली सीएफएटी देखो, फर्स्ट ईयर कितना? 10,000। मतलब फर्स्ट ईयर में कैश प्रॉफिट रिटर्न मिल गया आपको कितना? 10,000। सेकेंड ईयर में कितना आया था? 10,450 आया था ना। तो दोनों ईयर मिला के कितना रिटर्न मिला? 20,450। 2 साल में इतना रिटर्न मिल गया। थर्ड ईयर में फिर 11,800, तो तीनों ईयर मिला के कितना मिला? 32,250 आया। इस तरह आपका बढ़ते गया ना, और फाइनली 5 साल तो ओवरऑल टोटल कितना रिटर्न मिला? 61,250, यही तो मिला ना। अब बोलो इस मशीन में लगाए थे कितना?
आपको तो 50 रिटर्न कितना दिन में चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 कितना दिन में रिटर्न आया, तो आप ढूंढो इसमें 50 किस में आता है, इन बिटवीन आता है, बिटवीन आ रहा है ना। 4 साल एंड तक तो 44,500 आया था, 50 नहीं आया था, लेकिन 5th ईयर एंड हो गया तो 50 से ज्यादा आ गया। तो हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट पेबैक क्या बोलते हैं, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिन में रिटर्न आया, तो बोलो कितना दिन में रिटर्न आ रहा है, 4 साल से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, 5 साल पूरा नहीं है ना, तो यहां लिख लेते इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिटवीन है ना, किसके बीच है, इन दोनों के बीच है। अरे आपका इनिशियल रिटर्न, इन्वेस्टमेंट ही तो रिटर्न चाहिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50, रिटर्न कौन सा ईयर में, 4th और 5th के बीच है, तो 4th 5th के बीच लिख लिया 50, तो पीरियड भी होना चाहिए 4th 5th बिटवीन, तो पेबैक पीरियड क्या होना चाहिए, 4th 5th बिटवीन होना चाहिए ना, तो ए बिटवीन इसको एक्स मान लो, क्या बोले थे इंटरपोलेशन में, जब मिसिंग वो फाइंड करोगे, समझ में आया। तो पेबैक पीरियड क्या आएगा बोलो, 4 साल से एक्स्ट्रा थोड़ा, 5 साल पूरा नहीं है, तो एक्स्ट्रा कितना है वो आप ऑटोमेटिकली इंटरपोलेशन से आ जाएगा। क्लियर बोलो आप, यस। तो फॉर्मूला क्या दिए थे, एक्स माइनस अबव, एक्स माइनस अबव बाय बिलो माइनस अबव, ये लेफ्ट हैंड में करोगे, राइट हैंड में भी वही अप्लाई करोगे, उसका वैल्यू पता है ना 50, 50 माइनस अबव बाय बिलो माइनस अबव, और इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा पेबैक पीरियड। क्लियर है बोलो, नहीं, लिखो लिखो नाउ, पेबैक पीरियड, लेट पेबैक पीरियड इक्वल टू एक्स ईयर्स, है ना, फॉर कितना पेबैक चाहिए था, अरे बोलो कितना पेबैक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो पेबैक चाहिए, फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 50,000, मान लिए पेबैक पीरियड कितना ईयर्स, एक्स ईयर्स, फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000। नाउ बाय सिंपल इंटरपोलेशन, बाय सिंपल इंटरपोलेशन, अब इंटरपोलेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो बोलो फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक्स के ऊपर क्या वैल्यू था 4, ये जो एक्स है इसके ऊपर बोलो क्या था 4, तो एक्स से माइनस क्या करोगे 4, डिवाइड बाय एक्स के नीचे क्या था 5 और ऊपर क्या था 4, एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 4, ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो इक्वल टू, अब राइट हैंड करो, राइट हैंड में एक्स के अगेंस्ट में कौन सा वैल्यू था 50, एक्स के 50 का ही तो एक्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो 50 एक्स के जगह 50 हो गया, अब 50 के ऊपर क्या था क्यूमुलेटिव 44 500 यही तो था, डिवाइड बाय 50 के नीचे क्या था बिलो 61 250 माइनस अब वैल्यू क्या था 44 500, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, और इस सिंप्लीफाई करने से आपको मिल जाएगा पे बैक पीरियड, डायरेक्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा। तो पे बैक पीरियड बोलो, आप कैलकुलेशन करो, एक्स माइनस 4 इक्वल टू डिवाइड बाई 1 तो लिखना नहीं है, 5 माइनस 4 क्या है 1 है ना, तो इसको छोड़ दो, इक्वल टू 50 से माइनस करो 44 500, 50 से माइनस करोगे 44 कितना का 5000 डिवाइड बाई 61 250 से माइनस करो 44 500 कितना रहा 16 750, ठीक है ना, तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना है 5500 डिवाइड बाई 16,750, और तो x इक्वल टू ये माइनस 4 अपोजिट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस अब डिवाइड कर दो 5500 को डिवाइड करो 16,750 से 0.333 के बाद क्या था, ओके 33, 328 भी लिख सकते हैं या 33, तो अल्टीमेटली x मिल गया आपको कितना 4.33 ईयर्स, कितना पीरियड में पे बैक करेगा आपको, ये मशीन पे बैक करेगा कितना साल में 4.33 ईयर्स में, राइट।
तो बोलो लाइफ कितना था, लाइफ कितना था, बोलो 5 ईयर्स। आपको रिटर्न कर रहे कितना, मोर और लेस 5 ईयर्स। तो इस मशीन में इन्वेस्ट करना आपका प्रॉफिटेबल होगा, बहुत लेस प्रॉफिटेबल। बैंक में रख देंगे, इंटरेस्ट कम से कम मिल जाएगा ना, उससे इन्वेस्ट करने के का क्या फायदा है। तो इसीलिए देखा जाता है पे बैक अर्ली होगा तो इन्वेस्ट करोगे, और अर्ली नहीं है तो नहीं लेंगे। बोलो क्लियर है, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? ओके, क्वेश्चन 4 नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला सीखेंगे। बट क्वेश्चन 4 में एक है, इसमें डिस्काउंटेड भी पूछा ना। हेलो, क्वेश्चन 4 देखो, उसमें 2 पे बैक पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 4 में देखो, क्वेश्चन लास्ट पढ़ो, क्या पूछ रहे हैं। उसमें 2 पे बैक पूछ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही पूछा, एक ट्रेडिशनल पे बैक और एक, लेकिन हम लोग मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न टेक्निक तो सीखे ही नहीं, डिस्काउंटेड अप्रोच तो सीखे नहीं ना। ओके, एक एग्जांपल अपने से ले रहे हो, उसको रहने दो, अभी मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे तब एक साथ करेंगे। एग्जांपल लिखो, अब अपने से ले रहे एग्जांपल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट in a plant, initial investment in a plant 8 lakh, life 5 years with scrap 2 lakh। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एक प्लांट में कितना का कॉस्ट है, 8 लाख। लाइफ बोल दिया 5 ईयर्स, लेकिन इसका स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया, कितना स्क्रैप वैल्यू है, 2 लाख। एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट एंड wastage of materials, annual saving of labor cost and wastage of materials rupees 2 lakh and 40,000। इस मशीन से एनुअली आप सेव कर सकते हो, क्या सेव कर सकते हो, मशीन और लेबर कॉस्ट और वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, कितना सेव कर सकते हो, 2 लाख एंड 40,000। एंड लेबर इंक्रीमेंट पर एनम 10%। लेबर कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता था कितना, हर साल लेबर को जो वेजेस देते थे ना, उसका वेज कॉस्ट बढ़ जाता था हर साल, कितना परसेंट, 10% इंक्रीज होता था। नेक्स्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट रुपीज 20,000 पर एनम। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना, 20,000 पर एनम। एंड डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे और इसमें क्या अप्लाई करोगे, एसएलएम। एंड रेट ऑफ टैक्स 40%, टैक्स रेट 40%। यस, दिस इज द क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है, फाइंड पे बैक पीरियड।
फाइंड पेबैक पीरियड। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे और कुछ कहानी इसमें दे देता है, हम नहीं दिए। क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि एक कंपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते मैन्युअली, एक कंपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते थे मैन्युअली, मैन्युअली मतलब लेबर से काम कराते थे। अब कंपनी डिसीजन लिए लेबर से नहीं काम करा के मशीन लगा दे, तो मशीन लगेगा तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट सेव हो जाएगा। इसमें ना इसमें प्रॉफिट हम लोग इस तरह नहीं देखेंगे इस मशीन से प्रोडक्शन करके कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, नहीं, हमको कितना सेव करके देगा वही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो इसमें सेविंग हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। और इस मशीन को अगर मैन्युअली नहीं करके मशीन लगाएंगे तो सारा लेबर को हटा देंगे, लेबर का कॉस्ट सेव हो जाएगा। और इस मशीन से जब काम करेंगे और मटेरियल्स में जो स्क्रैप होता था, लेबर लोग करते थे ना, स्क्रैप ज्यादा हो जाता था, लॉस होता था। अब मशीन है तो स्क्रैप भी कम हो गया, वहां से भी सेविंग हो रहा है। तो हर साल मेरा कितना सेव होता है, ईच एंड एवरी ईयर बोलो, लेबर कॉस्ट मेरा सेव हो रहा था कितना, 2 लाख। और स्क्रैप स्क्रैप के लिए वेस्टेज में भी सेव कितना हो रहा था, 40,000, ये सेव होता था ना। लेकिन अब लेबर को तो हटा देंगे, लेकिन मशीन ऑपरेटर रखेंगे, मशीन को रन करने के लिए तो रखेंगे ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा। तो जितना सेव हो रहा था वो मेरा ग्रॉस अर्निंग्स हो जाएगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स आ जाएगा। फिर मशीन है तो डिप्रिसिएशन लगेगा, पहले मशीन नहीं था, डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस कर देंगे टैक्स आफ्टर टैक्स, फिर एड बैक करेंगे डिप्रिसिएशन, तो सीएफएटी। समझ में आया। तो इस तरह करना होगा, ऑलवेज नहीं कि सेल्स ही रहेगा, कहीं पे सेविंग भी होता है, सेविंग के हिसाब से भी कैलकुलेशन करना होगा। समझ में आया, समझ में आया या नहीं। तो समटाइम्स सेविंग बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, समटाइम्स प्रोडक्शन बोल देगा, प्रोडक्शन को बेच के कितना मिलेगा उस बेसिस पे करोगे, या तो सेविंग बेसिस पे करोगे। यस, अब स्टार्ट करते हैं। अब बोलो एनुअल सीएफएटी कांस्टेंट आएगा या वैरी करेगा, एनुअल सीएफएटी कांस्टेंट आएगा या वैरी करेगा, हर साल इक्वल आएगा या वैरी करेगा, वैरी करेगा। क्यों वैरी करेगा, सर तो एनुअल, ये तो फिक्स्ड है ना, एनुअल सेविंग बोल दिए थे, 2 लाख इधर 40, 240 तो हर साल होगा ना, नहीं, लेबर का कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीमेंट होता था ना हर साल, तो 10% करके तो बढ़ते जाएगा। अगर लेबर को रखते हर साल 10% एक्स्ट्रा देते, लेकिन अब देंगे नहीं तो सेविंग भी तो मेरा एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल तो टेबल करोगे 5 इयर्स का। ओके, यस, तो लिखो टेबल शोइंग, क्या फाइंड करें हम लोग, टेबल शोइंग सीएफएटी एंड क्यूमुलेटिव सीएफएटी, सीएफएटी एंड क्यूमुलेटिव सीएफएटी, राइट। सीएफएटी के साथ साथ क्यूमुलेटिव भी करोगे। ओके, लाइफ बोलो कितना इयर्स लाइफ है, 5 इयर्स दिए थे ना, 5 इयर्स लिख लो। इसमें कॉलम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, से यहां नेक्स्ट लिखो सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट, एक कॉलम आएगा सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट, सेविंग ऑफ वेस्टेज, सेविंग ऑफ वेस्टेज, ग्रॉस सेविंग, ग्रॉस सेविंग, फिर ग्रॉस सेविंग के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट सेविंग। फिर नेक्स्ट कॉलम डेप्रीसिएशन, कांस्टेंट है नहीं भी करने से चलेगा, लेकिन डेप्रीसिएशन लेस करोगे तो पीबीटी, कितना कॉलम बढ़ जाएगा, पीबीटी में फिर टैक्स लेस करेंगे तो पैट, और पैट में डेप्रीसिएशन ऐड बैक करेंगे तो सीएफएटी, और सीएफएटी को क्यूमुलेटिव कर लेंगे तो क्यूमुलेटिव सीएफएटी।
ओके, ये आपका टेबल बनेगा। ओके, अब बोलो, क्वेश्चन पढ़ के बोलो, एनुअली लेबर चार्जेस कितना सेव हो रहा था? 2 लाख। तो फर्स्ट ईयर में लिख दो कितना सेव हो रहा था। सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट कितना? 2 लाख। अरे सेविंग हो रहा था कितना? 2 लाख। लेकिन उसमें इंक्रीमेंट होता था लेबर लोगों का। अगर लेबर से काम कराते थे हर साल इंक्रीमेंट होता था सैलरी में, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट था? 10%। तो नेक्स्ट ईयर हमको कितना देना होता? 2,20,000। मेरा तो सेव होगा ना नेक्स्ट ईयर 2,20,000। इंक्रीमेंट था 10%, तो नेक्स्ट ईयर में कितना लिखोगे? 2,20,000। फिर नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 2,40। नहीं, 2,20 पे भी 10%। 2,20 पे 10% होगा ना फिर। तो 2,20 पे 10% कितना हो जाएगा? 22,000 जोड़ोगे कितना का? 242। 242। अब फिर 242 पे 10%, 24,200 ऐड करोगे। हर साल इंक्रीमेंट 10% है ना, तो लास्ट जितना था उस पे 10% करते जाओगे। 242 पे 10% जोड़ोगे, 24,200 ऐड करोगे तो 266,200। और नेक्स्ट ईयर फिर इस पे 10% ऐड करोगे, 266,200 पे 10% फिर ऐड करोगे, 292,820। तो आपको ये मिला, क्या मिला बोलो? सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट ईच एंड एवरी ईयर। बोलो समझ में आया? क्योंकि लेबर कॉस्ट में हर साल इंक्रीमेंट होता था, तो अगर लेबर के से काम कराते तो एक्स्ट्रा पे होता ना वेजेस हर साल। लेकिन उतना का मेरा सेव हो रहा है मशीन के कारण, तो सेविंग हो गई आपका। बट वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स में तो फिक्स्ड है ना, तो उसको तो एज इट इज लिख दो। कितना हर साल वेस्ट ऑफ मटेरियल सेव हो रहे हैं? वेस्ट ऑफ मटेरियल्स 40,000 वो सेविंग हो रहे हैं ना, तो इसमें तो ईच एंड एवरी ईयर 40 लिख दो। इसमें भी चेंज दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए तो इतना लिखोगे। चेंज होता तो चेंज करके लिख लेते। तो बोलो टोटल ईयरली सेविंग क्या? दोनों को जोड़ लोगे। एक मटेरियल से सेव होता था और एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल सेव होता था, तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा? ग्रॉस सेविंग फर्स्ट ईयर 240, सेकेंड ईयर 260, थर्ड ईयर 282, फोर्थ ईयर 306,200। कितना रहा? 306,200। लास्ट ईयर 332, 332,820। 40 ऐड करते जाओगे ना, तो ग्रॉस सेविंग इतना आया। नाउ अगर लेबर को हटा देंगे मेरा सेविंग तो इतना आएगा, लेकिन मशीन ऑपरेट करने के लिए भी तो खर्चा लगेगा। मशीन ऑपरेट में कितना खर्चा लग रहा था? हर साल 20,000 लग रहा है ना, तो 20,000 ऑपरेट। इसमें भी चेंज दे सकता था, ईच एंड एवरी डिफरेंट, लेकिन इसमें नहीं दिए, तो कितना लिखोगे? 20,000। इस सब में चेंज है तो चेंज लिख लोगे। बोल दिया 5% इंक्रीज होता है या 1,000 रुपया करके बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से कर लोगे। क्लियर है ना? यहाँ 20,000 लिख दो। 20,000, 20,000, 20,000। नेक्स्ट कॉलम में फिर डिप्रिसिएशन लिखते। नाउ कैलकुलेशन करो डिप्रिसिएशन। नोट में आ जाओ, नीचे नोट में आओ। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इक्वल टू स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। फॉर्मूला क्या? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट कितना दिए थे? क्वेश्चन पढ़ो, कॉस्ट कितना दिए थे? 8 लाख, है ना। और स्क्रैप कितना दिए थे? 2 लाख। तो 8 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय लाइफ कितना था? 5 ईयर्स। तो ईच एंड एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहे हैं? 8 माइनस 2, 6 लाख बाय 5, 1,20,000। तो ईच एंड एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 1,20,000। तो इसमें भी डेप्रिसिएशन कॉलम में लिख दो 1,20,000
1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। अब बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैसे फाइंड करोगे? ये जो ग्रॉस सेविंग, इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन दोनों माइनस कर देंगे तो आएगा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाओ। 240 से लेस क्या करोगे? 20,000 और 1,20, 140 लेस करो, 1,00,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? ग्रॉस सेविंग था 240, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 लेस करोगे और 120 डिप्रिसिएशन लेस करोगे तो 1,00,000 आएगा, आएगा ना। सेकेंड ईयर करो, 260 से 1,20,000 140 लेस करो, 260 से 140 लेस करोगे तो 1,20,000। सेकेंड ईयर सेविंग मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड ईयर 282 से 1,40,000 लेस करोगे ना, 140 तो दोनों तो ऑलवेज कांस्टेंट है, 20 और 120, 140 तो कांस्टेंट है ना, लेस कर दो। 282 से 140 लेस करोगे तो 142। 3,06,200 से 140 लेस कर दो, 166,200। लास्ट 332,820 से 140 लेस कर दो, 192,820। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ओके, अब बोलो टैक्स रेट कितना दिए? टैक्स रेट क्या दिए थे? टैक्स रेट 40%। तो आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? 60%। 60% में 0.6। तो ये जो पैट लिखे इसमें पीबीटी में कितना परसेंट करोगे? 0.6 है ना। तो पीबीटी को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर में लिखो पहले 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1,00,000 इक्वल, ये आया 60,000। 1,20,000 इक्वल 72,000। 1,42,000 इक्वल कितना है? 85,200। 166,200 इक्वल 99,720। लास्ट 192,820 इक्वल 192,820 इक्वल करो 1,15,692। तो हम लोग को पैट मिल गया ना। अब पैट के साथ क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे तो सीएफएडी आ जाएगा। पैट पे ऐड करोगे क्या? डेप्रिसिएशन, सीएफएडी। तो डेप्रिसिएशन सब में तो कांस्टेंट था ना 1,20,000, तो सब में 1,20 जोड़ते जाओ, सब में 1,20 जोड़ते जाओगे तो आपको मिल जाएगा सीएफएडी। तो 60 प्लस 120 180, 72 प्लस 120 192 है ना। 120 प्लस 85 200 205 200। 120 प्लस 99 720 219 720। अरे करो तो एक बार, 99 720 प्लस 120 कितना? 219 720। लास्ट ईयर 115 692 प्लस 120 235 692। अब मिल गया हम लोग को सीएफएटी। और ईच एंड एवरी ईयर सीएफएटी डिफरेंट आ गया ना। डिफरेंट आने से फिर क्या करोगे? क्यूमुलेटिव करोगे, क्यूमुलेटिव करोगे ना, फिर इंटरपोलेशन अप्लाई करोगे ना। क्यूमुलेटिव करो। अब क्यूमुलेटिव टेबल कर लो। अब क्यूमुलेटिव टेबल फर्स्ट ईयर एज इट इज लग दो। हाउ मच? 180। सेकेंड ईयर दोनों जोड़ लो, 3,72,000। थर्ड ईयर फिर उसके साथ 2,05,200 ऐड करो, 5,77,200। फिर उसके साथ जोड़ लो 219,720 796,920। फिर उसमें जोड़ लो लास्ट ईयर 235,692, उसमें ऐड करो लास्ट ईयर 235,692।
कैसे कैसे 10 बोलो बोलो 32612 ओके, मिल गया हम लोग को क्यूमुलेटिव सीएफएटी, मिल गया ना। अब बोलो इनिशियली कितना इन्वेस्ट किए थे, इनिशियली कितना इन्वेस्ट किए थे 8 लाख, हमको रिटर्न कितना चाहिए 8 लाख। 8 लाख बोलो किसके बीच आया, 4 और 5 के बीच ही आया, इसमें भी वही आया है ना, 4 5 के बीच आया, तो इसमें बिटवीन लिख लेते कितना 8 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए 8 लाख रिटर्न है ना, तो अगर 4 5 के बीच आया तो पेबैक पीरियड भी क्या हो जाएगा बिटवीन 4 एंड 5, दैट इज इक्वल टू क्या मान लोगे x ईयर्स। अब इंटरपोलेशन लगाओगे, ठीक है, अब इंटरपोलेशन अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पेबैक पीरियड। अब तो सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे, अज्यूम पेबैक पीरियड x ईयर्स फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 8 लाख। अब इंटरपोलेशन अप्लाई करो, assume payback period equal to x years for initial investment 8 lakh. Therefore, by simple interpolation, by simple interpolation, तो बोलो क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, x माइनस 4/5 - 4 लेफ्ट हैंड है ना, तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 5 - 4। अब राइट हैंड करो, राइट हैंड क्या था 8 लाख माइनस 8 लाख से कितना माइनस करोगे 7,96,920 डिवाइड बाई 10,32,612 माइनस 7,96,920, ठीक है। यस नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, x माइनस 4 इक्वल टू, क्योंकि 5 - 4 तो 1 ही है ना, 1 लिखना ही नहीं है, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू वही वैल्यू इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में माइनस किए तो कितना है 30 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना रहे 235,692, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3080 डिवाइड बाई वो लिख दो 0.013, तो x इक्वल टू 4.013, 4 ईयर से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, पे बैक हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है। ये था कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, इसमें 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अगर कांस्टेंट सीएफएटी सिंपल एकदम, बट अगर सीएफएटी चेंज हो रहा है हर साल तो इस केस में क्यूमुलेटिव करोगे, इंटरपोलेशन अप्लाई करोगे। आया समझ में, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अब एक कर दे या इसी से हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, और एक ही फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई होता है, तो इसी फॉर्मूला को सीख लो आराम से हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला एक बार दे दे, क्या देते, लिखो पे बैक पीरियड इक्वल टू, अगर इस तरह क्यूमुलेटिव हो रहे अप्लाई, पे बैक इक्वल टू, उसमें बता बेस ईयर प्लस बेस ईयर से फिर जोड़ना है, क्या जोड़ना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव, अरे हम ऊपर क्यों जा रहे हैं, स्ट्रेट होना चाहिए था ना, एक मिनट काट देते इसको, .
स्ट्रेट होना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव CFAT -1, नेगेटिव मतलब ऊपर का, उसके ऊपर जो है, आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव, डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव CFAT +1 माइनस क्यूमुलेटिव CFAT -1। इस तरह फॉर्मूला कुछ दिए। ओके, तो अल्टीमेटली देखो देखो कैसे आ रहा है, देखो कैसे आया, यहाँ यहीं पे आ जाओ। ये जो बेस ईयर था, कितना बेस ईयर मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब जब 4 आ गया ना, 4 के बाद हो रहा है तो 4 इज बेस, 4 के बाद ही तो आ रहा है ना, तो 4 ईयर बेस मतलब 4 प्लस इनिशियल माइनस क्यूमुलेटिव B4, तो न्यूमरेटर का पार्ट आ जाता है, और बिलो माइनस अबव करते तो डिनोमिनेटर पार्ट आता है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और इसमें ऐड क्या हो गया, जो बेस ईयर वही तो ऐड हो गया ना। तो अल्टीमेटली इससे फॉर्मूला डिराइव किए, और उसी फॉर्मूला को फॉर्मूला बोलते हैं कि अब पेबैक का फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, पर बेसिकली कुछ नहीं, वो सारा फॉर्मूला कहां से आया, सिंपल इंटरपोलेशन से। तो सारा फॉर्मूला का जन्म जहां से आया लिए, उसको सीख लिए तो बस सब में आ जाएगा ना। ओके, अब बेटर है ना सिंपल इंटरपोलेशन, इतना कुछ रटने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्म, उससे डिराइवेशन आया है। ओके, तो आज हम लोग एक पार्ट सीख लिए, कौन सा पार्ट सीखे, सिर्फ पेबैक पीरियड सीखे, पेबैक पीरियड में और भी ट्रेडिशनल पेबैक सीखे। नेक्स्ट है बाकी कुछ करेंगे। ओके, आप लोग क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 4, उसमें ट्रेडिशनल पेबैक पूछा था ना, उसको करके आना। क्वेश्चन 4 ट्रेडिशनल पेबैक आप लोग करके आओगे, इवन क्वेश्चन 2 भी कर सकते हो पेबैक, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 2 ये दोनों क्वेश्चन करके आना पेबैक पीरियड।